नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टार क्लब ऑफिशियल में। दोस्तों, आज हम लोग टेस्ट सीरीज 8 का डिस्कशन कर रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज के पहले प्रश्न से। पहला प्रश्न क्या कहता है? पहला प्रश्न कह रहे हैं कि भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? भारत में मुद्रा को जारी करने और उसके विनियमन पर लागू होने वाली पद्धति को निम्नलिखित में से क्या कहा जाता है? तो ऑप्शन देख लेते हैं। एक में है नियत रिजर्व अनुपात, दूसरा है न्यूनतम रिजर्व अनुपात, तीसरा है अनुपातिक रिजर्व अनुपात, चौथा है परिवर्ती रिजर्व अनुपात। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा न्यूनतम रिजर्व अनुपात। और मुद्रा जारी आरबीआई की तरह से होता है। आरबीआई का स्थापना 1935 में हुआ था यंग हिल्टन आयोग के सिफारिश पर, और उसका राष्ट्रीयकरण 1 जनवरी 1949 में हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि फिल्म क्षेत्र में दिया जाने वाला प्रसिद्ध ऑस्कर पुरस्कार की शुरुआत किस वर्ष की गई थी? ऑस्कर पुरस्कार फिल्म जगत में सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है। इसकी शुरुआत कब हुई थी? तो ऑप्शन है 1901, 1914, 1929, 1951। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1929 से। और 2023 में ऑस्कर का 55वां क्रम में दिया गया है, 55वां ऑस्कार दिया गया है, जिसमें भारत की तरफ से बेस्ट सॉन्ग का ओरिजिनल सॉन्ग का अवार्ड नाटू नाटू को दिया गया है, और एक शॉर्ट फिल्म को मिला है द एलिफेंट विस्पेयर को। द एलिफेंट विस्पेयर को शॉर्ट फिल्म का अवार्ड में शॉर्ट फिल्म डॉक्यूमेंट्री का अवार्ड मिला है। तो अब की बार 2023 में 2 ऑस्कर पुरस्कार भारत को मिला है। तो चलिए और आगे देखते हैं। अगला प्रश्न कहता है कि दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा। सवाई जयसिंह द्वितीय के द्वारा दिल्ली स्थित जंतर मंतर का निर्माण कराया गया था। अगला है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसल मृदा को नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है? निम्नलिखित में से कौन सी फसल? मटर है, सरसों है, आलू है और चावल है। तो जो मटर का जो पौधा होता है वह नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है। लेगुमिनेसी कुल का पौधा होता है, जितना भी ये सब नाइट्रोजन का स्थिरीकरण करती है, मृदा में नाइट्रोजन से परिपूर्ण कर देती है, ठीक है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मटर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। कोबोल क्या है? कोबोल क्या है? एक युद्धपोत, एक युद्धक विमान, कंप्यूटर की भाषा, एक नया मिसाइल। तो जो कोबोल है यह कंप्यूटर की भाषा है, ठीक है। कोबोल क्या है? कंप्यूटर की भाषा है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि शरीर में ऊतक का निर्माण किससे होता है? शरीर में जो टिश्यू का जो निर्माण होता है, शरीर में टिश्यू का निर्माण होता है, किससे होता है? तो इसका देख लेते हैं। ऑप्शन है कैल्शियम, वसा, विटामिन, प्रोटीन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो टिश्यू का जो निर्माण होता है वह प्रोटीन से होता है। और प्रोटीन को क्या कहते हैं? बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहा जाता है। प्रोटीन को बॉडी बिल्डिंग एलिमेंट कहा जाता है, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कहता है कि भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी? भारत की प्रथम महिला विदेश सचिव कौन बनी थी? ऑप्शन है चोकिला अय्यर, किरण बेदी, डॉक्टर अमृता पटेल और अनीता देसाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चोकिला अय्यर। प्रथम महिला विदेश सचिव भारत की चोकिला अय्यर बनी थी। और किरण बेदी के बारे में जानते हैं, प्रथम महिला IPS। चलिए ठीक है। अगला प्रश्न है कि डॉल्फिन को निम्नलिखित में से किस वर्ग में वर्गीकृत किया जाता है? और भारत में एक बात और याद रखना है कि भारत में सबसे ज़्यादा डॉल्फिन जो होता है ये बिहार में ही पाया जाता है। तो डॉल्फिन को किस वर्ग में बांटा जाता है? तो डॉल्फिन को स्तनपायी में है, मैमल्स वर्ग में डॉल्फिन को बांटा गया है, वर्गीकृत किया गया है। उभयचर में मेढक आ जाता है, जो वैसा प्राणी जो पानी में भी रहता है और ज़मीन पर रहता है उसको उभयचर कहते हैं, ठीक है। और सरीसृप में तो जानते हैं जो सांप हो जाता है, छिपकली हो जाता है, ये सरीसृप वर्ग में आता है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी गैस उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? निम्नलिखित में से कौन सी गैस है जो उच्च तापक्रम पर भिन्न आवरण दर्शाती है? ऑप्शन है CO2, जलवाष्प, हाइड्रोजन और ओजोन। तो जो CO2 होती है वह उच्च तापक्रम पर जो होता है भिन्न आवरण दर्शाती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CO2 हो जाएगा, ठीक है। हाइड्रोजन का H2 हो जाता है और ओजोन का O3, ठीक। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि तत्व के जो गुण धर्म होते हैं वो किससे निर्धारित होते हैं? तत्वों के गुण धर्म जो होते हैं वो निर्धारित किससे होते हैं? तो ऑप्शन है परमाणु संख्या द्वारा, परमाणु भार द्वारा, न्यूट्रॉन द्वारा और प्रोटॉन द्वारा। तो इसमें इसका राइट आंसर हो जाएगा परमाणु भार के द्वारा। चलिए
अगला क्या कहता है कि निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा है। निम्नलिखित में से किस शहर को अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा है। सूरत है, मुंबई है, मद्रास है, बंगाल है। तो जो मुंबई को ये अंग्रेजों ने भारत का सरताज कहा है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मुंबई। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, क्या कहता है कि राष्ट्रीय विकास परिषद एनडीसी एक है, यानी एक क्या है। एनडीसी क्या है? एक राजनीतिक संस्था है, संवैधानिक संस्था है, गैर राजनीतिक संस्था है और गैर संवैधानिक संस्था है। तो जो एनडीसी है या गैर संवैधानिक संस्था है, क्या है? गैर संवैधानिक संस्था है, जिसका स्थापना, एनडीसी का स्थापना 6 अगस्त 1952 ईस्वी में हुआ था, याद रखना है। अगला प्रश्न क्या कहता है, चलिए, शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन को क्या कहा जाता है। शिक्षित व्यक्तियों का विकासशील देशों से विकसित देशों की ओर पलायन क्या कहलाता है। ऑप्शन है प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अवसरवाद, सामाजिक समन्वय और सामाजिक गतिशीलता। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रतिभा पलायन। क्या हो जाएगा? प्रतिभा पलायन, इसको प्रतिभा पलायन कहते हैं। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि अपने विरोधियों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। अपने विरोधियों दुश्मनों के प्रति किसने कठोर लौह एवं रक्त की नीति का पालन किया था। ऑप्शन है शेर शाह सूरी, मोहम्मद बिन तुगलक, बलबन और अलाउद्दीन खिलजी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बलबन ने। अगला प्रश्न क्या कहता है कि अकबर द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। अकबर के द्वारा इलाही संवत की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। ऑप्शन है 1582, 1583, 1575 और 1563। तो इलाही धर्म का स्थापना तो अकबर ने 1582 में किया था, लेकिन इलाही संवत की शुरुआत 1583 ईस्वी में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1583 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रसिद्ध पाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। प्रसिद्ध पाओ विद्रोह का संबंध किस राज्य से है। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, केरल और बंगाल। तो इसमें राइट आंसर जो हो जाएगा वह आंध्र प्रदेश में। तो पाओ विद्रोह का संबंध आंध्र प्रदेश से था। अगला प्रश्न है कि भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। भारत में कोयला भंडारण के मामले में कौन सा राज्य अग्रणी है। तो ऑप्शन इसका देख लेते हैं, छत्तीसगढ़, उड़ीसा, झारखंड और पश्चिम बंगाल। तो जो झारखंड है वह कोयला भंडारण में अभी नंबर 1 पर है, दूसरा में है उड़ीसा है। अगला प्रश्न देखते हैं कि निम्नलिखित में से किस मृदा का जो क्षेत्रीय विस्तार है भारत में सर्वाधिक है। किस मिट्टी का क्षेत्रीय जो विस्तार है भारत में सर्वाधिक है। ऑप्शन है काली मिट्टी, लैटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी और लाल मृदा। तो जो जलोढ़ मिट्टी है, गंगा के मैदानी क्षेत्रों के तराई में जो मिट्टी पाई जाती है वो सब जलोढ़ मिट्टी का ही उदाहरण होती हैं। तो इसका विस्तार भारत में सबसे ज़्यादा है। अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि अंतर्राष्ट्रीय श्रम संगठन का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो अंतर्राष्ट्रीय जो श्रम संगठन का मुख्यालय है, ऑप्शन है न्यूयॉर्क, पेरिस, जिनेवा, वियना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जिनेवा में है। आइए लो अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत के निम्नलिखित पर्वत श्रेणियों में से कौन सबसे नई है। सबसे नई कौन सा है। तो ऑप्शन है अरावली, हिमालय, सतपुड़ा, नीलगिरी। तो जो नई पर्वत श्रृंखला जो है यह हिमालय है। अगला प्रश्न है कि भूदान आंदोलन का सर्वप्रथम प्रारंभ किस राज्य से हुआ था। भूदान आंदोलन विनोबा भावे के द्वारा शुरू किया गया था। तो सबसे पहले किस राज्य से शुरू हुआ था। ऑप्शन है आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, तमिलनाडु, उत्तर प्रदेश। तो जो ये हुआ था आंध्र प्रदेश से हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं क्या कहता है कि निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। निम्नलिखित वैदिक देवताओं में किसे उनका पुरोहित माना जाता था। ऑप्शन है अग्नि, बृहस्पति, द्यौस और इंद्र को। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो बृहस्पति को वो लोग क्या मानते थे, अपना पुरोहित मानते थे। चलिए अगला प्रश्न है कि कौन सा विधेयक है जो 2013-14 में अंतिम क्षणों में भारत की संसद के समक्ष से वापस ले लिया गया। तो ऑप्शन है सूचना का अधिकार संबंधी विधेयक, दागी विधायकों से संबंधित विधेयक, खाद्य सुरक्षा संबंधी विधेयक, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दागी विधायकों से संबंधित विधेयक। अगला प्रश्न है कि केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। केरल किसकी खेती के लिए प्रसिद्ध है। ऑप्शन है नारियल, काली मिर्च, रबर और चावल। तो केरल में नारियल भी होता है, काली मिर्च भी होता है, रबर होता है, लेकिन चावल वहाँ कम होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1, 2 और 3। चावल वहाँ नहीं होता है, प्रसिद्ध है
नारियल के लिए, रबर के लिए। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस, अस्थाई बंदोबस्त सही है। लॉर्ड वेलेस्ली, सहायक संधि, ये भी सही है। सर जॉन शोर, आंग्ल नेपाल युद्ध, और तृतीय आंग्ल मैसूर जो युद्ध हुआ था या मगहर युद्ध हुआ था, लॉर्ड हेस्टिंग्स के काल में हुआ था, लेकिन आंग्ल नेपाल युद्ध हुआ था सर जॉन शोर के शासनकाल में नहीं हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सर जॉन शोर, आंग्ल नेपाल युद्ध। चलिए अगला प्रश्न है कि क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? क्रिमिनल ट्राइब्स एक्ट सर्वप्रथम कब अधिनियमित हुआ? तो इसका ऑप्शन देख लेते हैं, 1952, 1924, 1871 और 1911। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1952 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? निम्नलिखित शासकों में किसने हर्षवर्धन को पराजित किया था? ऑप्शन है कीर्तिवर्मन द्वितीय, विक्रमादित्य द्वितीय, पुलकेशिन प्रथम और पुलकेशिन द्वितीय। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पुलकेशिन द्वितीय। ऑप्शन है कि सिलवासा राजधानी है दमन एवं दीव की, दादरा एवं नगर हवेली की, लक्षद्वीप की और अरुणाचल प्रदेश की। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा दादरा एवं नगर हवेली की। और लक्षद्वीप की कावरती जानते हैं, अरुणाचल प्रदेश की ईटानगर। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महाविभाजक वर्ष कहा जाता है? निम्नलिखित वर्षों में से किस वर्ष को भारतीय जनसंख्या के इतिहास में महान विभाजक वर्ष कहा जाता है? ऑप्शन है 1921, 1935, 1947, 1951। तो 1921 को महाविभाजक वर्ष कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि विशेष आर्थिक क्षेत्र अधिनियम पारित किया गया था। कब किया गया था? मई 2005 में, फरवरी 2005 में, मई 2006 में और फरवरी 2006 में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा मई 2005 में। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्नलिखित घटनाओं को कालक्रमानुसार व्यवस्थित कीजिए और नीचे दिए गए कोड का प्रयोग करते हुए सही उत्तर चुनिए। अमृतसर घटना, चौरी चौरी घटना और चंपारण आंदोलन, मोपला विद्रोह। तो चौरी चौरा का घटना 5 फरवरी 1922, चंपारण 1917, मोपला 1921। तो और अमृतसर में जो हुआ था जलियांवाला बाग 1919 में, अप्रैल में हुआ था अप्रैल को। तो इसमें क्या आपको कहता है, मिलान करना है ABCD। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा CADB। मनुस्मृति जो मुख्यतः संबंधित किससे? समाज व्यवस्था से, कानून से, धर्मशास्त्र से, राज कार्य पद्धति से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा कानून से। मनु के द्वारा लिखी गई थी मनुस्मृति, तो ये कानून से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था? तो राज शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग होब्स, प्लेटो, अरस्तु, मैकियावेली। तो जो राज शब्द का प्रयोग किया गया था सर्वप्रथम मैकियावेली के द प्रिंस पुस्तक में राज शब्द का प्रयोग मैकियावेली ने किया है। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? निम्नलिखित में से कौन सा कर अप्रत्यक्ष कर है? पूंजी अभिलाभ कर, उत्पाद शुल्क, धन शुल्क, संपदा शुल्क। तो जो इसमें उत्पाद शुल्क है यह अप्रत्यक्ष कर है, बाद बाकी सारा के सारा जो है वो आपका प्रत्यक्ष कर है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में सरकारी रोजगार में नागरिकों के लिए समान अवसरों का प्रावधान किया गया है? 22, 16, 20, 25। तो अनुच्छेद जो 16 है, सरकारी नौकरियों में समान अवसरों की समानता है इसमें। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में प्रकाशित पुस्तक ब्यूटीफुल थिंग्स के लेखक कौन है? ब्यूटीफुल थिंग्स यानी सुंदर वस्तु वे के लेखक कौन है? डैन मोरेन, संजय गुब्बी, हंटर बाइडेन और फरीद जकारिया। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हंटर बाइडेन। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सर्वेक्षण 2022-23 के अनुसार विश्व में सबसे ज़्यादा प्रवासी किस देश के हैं? तो सबसे ज़्यादा प्रवासी हैं वह भारत देश के हैं। किस देश के? भारत देश के हैं। 39 में क्या कहता है कि आज़ादी के अमृत महोत्सव की शुरुआत, अभी जो आज़ादी का अमृत महोत्सव काल जो चल रहा है, की शुरुआत कब हुई थी? 12 जनवरी 2021, 12 मार्च 2021, 26 जनवरी 2021 और 15 अगस्त 2021। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा
12 मार्च 2021 से अमृत महोत्सव काल शुरू किया गया है। अगला प्रश्न है कि राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है। राष्ट्रीय हथकरघा दिवस कब मनाया जाता है, तो 12 जुलाई, 7 अगस्त, 9 अक्टूबर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 7 अगस्त को। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने देश में हाथियों की संख्या में कमी को देखते हुए किस वर्ष हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। तो हाथी परियोजना की शुरुआत 73, 86, 91 और 92। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 1992 में हाथी परियोजना की शुरुआत की गई थी। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण है। प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण कौन है, खेत, झील, बांध और पार्क। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा जो झील होता है वह प्राकृतिक पारिस्थितिकी तंत्र का उदाहरण होता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं। पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक कौन होते हैं, मृत परजीवी, अपघटक, पादप और सभी। तो जो इसमें पादप जो होते हैं वो पारिस्थितिकी तंत्र के स्वपोषी घटक होते हैं, पादप स्वपोषी। अगला है कि पराबैंगनी किरणें किस प्रकार के कैंसर का कारण बनती है, फेफड़ा, त्वचा, गुर्दा, कोई नहीं। तो जो त्वचा कैंसर होता है, स्किन कैंसर, वह पराबैंगनी किरण का कारण बनती है, पराबैंगनी इसका कारण बनती है। अगला है कि सूची 1 का सूची 2 से मिलान करना है। हीराकुंड बांध, हीराकुंड जो है ये महानदी पर है, थिन बांध पुंग बांध ब्यास पर है, थिन बांध रावी पर है, सलार परियोजना चिनाव पर है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 4, 3, 2, 1 मिलान कर लीजिएगा। अगला प्रश्न है कि स्वर्णिम चतुर्भुज का संबंध किससे है। महासागरों को या महानगरों को जोड़ने से, स्वर्ण व्यापार से, राष्ट्रीय राजमार्ग परियोजना से और वायु मार्ग परियोजना से। तो स्वर्णिम जो परियोजना था या राष्ट्रीय राजमार्ग को NH से जोड़ना था। अगला प्रश्न है NH को सड़कों से जोड़ना था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत नहीं आता है। तो हॉर्न ऑफ अफ्रीका के अंतर्गत 3 देश आते हैं, इथियोपिया, सोमाली और जिबूती, लेकिन इसमें बरमूडा नहीं आते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा बरमूडा। इथियोपिया, सोमाली और जिबूती आते हैं। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत किस वर्ष की गई थी। भारत में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत 1950, 52, 56 और 60। तो 1952 में कर्मचारी राज्य बीमा योजना की शुरुआत हुई थी। अगला प्रश्न है कि समान कार्य के लिए समान वेतन भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। तो समान कार्य के लिए जो समान वेतन है भारतीय संविधान में निम्न में से किसमें सुनिश्चित किया गया है। मौलिक अधिकार, राज्य के नीति निदेशक तत्व, मौलिक कर्तव्य और मौलिक या आर्थिक अधिकार। तो हो जाएगा राज्य के नीति निदेशक तत्वों में, जो 36 अनुच्छेद 51 तक निहित है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसको अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार है। तो इसका देखते हैं ऑप्शन, महान्यायवादी, महाधिवक्ता, अतिरिक्त महाधिवक्ता। तो जो महान्यायवादी होते हैं उनको यह अधिकार है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किस संविधान संशोधन द्वारा लोकसभा तथा विधानसभाओं की सीटों की संख्या वर्ष 2026 तक कोई परिवर्तन नहीं करने का प्रावधान किया गया। किस संविधान संशोधन के द्वारा यह निर्णय लिया गया। तो 84वां, 86वां और 89वां और 91। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 84वां संविधान संशोधन के तहत। अगला प्रश्न क्या कहता है कि संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत संघ की कार्यपालिका संबंधी जो शक्ति है वह राष्ट्रपति में निहित है। तो ऑप्शन है 52, अनुच्छेद 52, अनुच्छेद 53, अनुच्छेद 54 और अनुच्छेद 56। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अनुच्छेद 52 में जो कार्यपालिका संबंधी शक्ति है वो राष्ट्रपति में निहित है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में एक नया राज्य सृजित करने वाला जो विधेयक है को पारित होना अनिवार्य है। तो संसद में साधारण बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, संसद में साधारण बहुमत द्वारा, संसद में 2/3 बहुमत तथा कम से कम 2/3 राज्यों के अनुसमर्थन द्वारा, उपयुक्त में से कोई नहीं। तो यह संसद में साधारण बहुमत के द्वारा पास हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न क्या कहता है कि भारत में पंचायती राज व्यवस्था का शिल्पीकार या शिल्पी किसे कहा जाता है। तो आचार्य नरेंद्र देव, GVK राव, BR मेहता और LM सिंघवी। तो बलवंत राय मेहता को कहा जाता है जिन्होंने पंचायत के लिए त्रिस्तरीय सुझाव दिया था 1957 ईस्वी में। कब दिया था? 1957 ईस्वी में। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई। निम्न में से किस अधिनियम द्वारा अप्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत हुई थी।
तो ऑप्शन है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 ईस्वी का भारत परिषद अधिनियम, 1919 का भारत शासन अधिनियम, और डी में कह रहा है कि 1858 ईस्वी का भारत शासन अधिनियम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली की शुरुआत 1892 के भारत परिषद अधिनियम के तहत हुआ था। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे। संविधान सभा के संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जवाहरलाल नेहरू और सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद के द्वारा किया गया था, संचालन समिति के अध्यक्ष थे। और उड़ीसा में जो कोणार्क मंदिर है, जिसको सूर्य मंदिर भी कहा जाता है, का निर्माण किसने करवाया था? तो इसका निर्माण करवाने वाला शासक का नाम था राजा नरसिंहदेव प्रथम, राजा नरसिंहदेव प्रथम। अगला प्रश्न है कि चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? चावल का प्रथम साक्ष्य किस स्थान से प्राप्त हुआ है? लोथल, रंगपुर, मेहरगढ़ और मोहनजोदड़ो। तो जो चावल का प्रथम साक्ष्य है वह लोथल से प्राप्त हुआ है। चलिए अगला प्रश्न है कि पुस्तक किताब उल हिंद के लेखक कौन है? तो किताब उल हिंद के लेखक इंपॉर्टेंट है बहुत, तो अल बरूनी के द्वारा किताब उल हिंद लिखा गया है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो भारत में एक क्रांति होने जा रही है और हमें जल्दी से चला जाना चाहिए, यह कथन किसका है? तो यह सर स्टैफोर्ड क्रिप्स के द्वारा बोला गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि महात्मा गांधी द्वारा चलाया गया प्रथम जन आंदोलन था? नील आंदोलन, असहयोग आंदोलन, नमक आंदोलन और भारत छोड़ो आंदोलन। तो इसका असहयोग आंदोलन जो 1920 में शुरू किया गया था, यह प्रथम जन आंदोलन था। और भारत छोड़ो आंदोलन 1942, नमक 1930, नील 1917 के समय चंपारण सत्याग्रह के समय हुआ था। अगला है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद राज्य की सरकारों को ग्राम पंचायतों को संगठित करने का निर्देश देता है? तो ग्राम पंचायत जो संगठित करने का निर्देश है अनुच्छेद 40 में दिया गया है। किसमें? 40 में। अगला प्रश्न है कि अभिनव भारत का आयोजन किसके द्वारा किया गया था? यह अभिनव भारत जो था, जिसको मित्र मेल के नाम से भी जानते हैं, इस संस्था को कौन शुरू किया था? तो अभिनव भारत बी.डी. सावरकर के द्वारा शुरू किया गया था। अगला प्रश्न है कि गांव में आयोजित होने वाला भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कब हुआ? तो गांव में जो आयोजित हुआ था फैजपुर में 1937 ईस्वी में हुआ था। पंडित जवाहरलाल नेहरू इसकी अध्यक्षता कर रहे थे। अगला है कि रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए किस समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है? रक्त कैंसर कोबाल्ट 60, आर्सेनिक 74, लोहा 59 और सोडियम 24। तो रक्त कैंसर को नियंत्रित करने के लिए कोबाल्ट 60 समस्थानिक का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि निम्न में से किस प्रकार के कोयले में कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है? तो कार्बन की मात्रा सर्वाधिक होती है, इसका राइट आंसर हो जाएगा एंथ्रासाइट। जो कोयला होता है उसमें कार्बन की मात्रा सबसे ज़्यादा होती है। चलिए अगला प्रश्न है कि भूस्थिर उपग्रह के संबंध में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? यह किसी भी ऊंचाई पर घूमता है, गलत बात है। इसका निश्चित ऊंचाई है 36,000 किलोमीटर। और ऊंचाई उपग्रह के द्रव्यमान पर निर्भर करता है? नहीं। और ध्रुव से ऊपर ऊंचाई पर घूमता है? नहीं। यह एक स्थिर ऊंचाई पर घूमता है। कितना? तो 36,000 किलोमीटर। चलिए सही है। अगला प्रश्न है कि जल विद्युत का उत्पादन निम्न में से किस सिद्धांत पर कार्य करता है? जो जल विद्युत का जो उत्पादन होता है किस सिद्धांत पर काम करता है? तो यह है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा पर काम करता है। अगला प्रश्न है गुरुत्वीय स्थितिज ऊर्जा संरक्षण सिद्धांत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल ऊर्जा का परिवर्तन करता है। तो इलेक्ट्रोलाइटिक सेल जो होता है ऊर्जा का परिवर्तन विद्युत ऊर्जा को रासायनिक ऊर्जा में, रासायनिक को विद्युत में, स्थितिज को विद्युत में और रासायनिक ऊर्जा को यांत्रिक में। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा विद्युत को रासायनिक में। चलिए अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन रक्त का थक्का जमाने के लिए उत्तरदायी है? तो रक्त का थक्का जमाने के लिए कौन सा जो विटामिन है BADK, तो रक्त का थक्का जमाने के लिए विटामिन जो के होता है वह उत्तरदायी होता है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित पुस्तक तथा उसके लेखक में कौन सम्मिलित नहीं है? तो लीडर्स है, तो रिचर्ड निक्सन के द्वारा लिखा गया है, सही है। गांधी एवं स्टालिन, लुई फिशर और इन सर्च ऑफ गांधी, रिचर्ड एटनबरो, सही है। वार एंड पीस, एडवर्ड थॉमस, ये गलत है। वार एंड पीस लियो टॉल्स्टॉय के द्वारा लिखी गई है, तो इसमें गलत चुना था। ऑप्शन डी इसका सही हो जाएगा। भारत सरकार ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? भारतीय रेलवे ने किस वर्ष तक भारतीय रेलवे को ग्रीन रेलवे बनाने का लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य रखा है 2030 तक।
2030 तक भारतीय जो रेलवे है वह ग्रीन रेलवे बन जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं कि पुस्तक ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है। ह्यूमन राइट्स एंड टेररिज्म इन इंडिया के लेखक कौन है? तो इसका राइट आंसर हो जाएंगे सुब्रमण्यम स्वामी के द्वारा लिखा गया है। अगला प्रश्न है कि भारत सरकार ने वर्ष 2025-26 तक राजकोषीय घाटा की जीडीपी, जिसका मतलब होता है ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, सकल घरेलू उत्पाद का कितना प्रतिशत करने का लक्ष्य रखा है? तो इसका लक्ष्य है 4.59%। चलिए अगला प्रश्न है कि हिमालय का प्रादेशिक विभाजन 4 विभागों में की गई है, जिसमें नेपाल हिमालय की लंबाई लगभग कितनी है? तो नेपाल हिमालय की लंबाई जो है वह लगभग 800 किलोमीटर है। अगला है कि राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? राष्ट्रीय आय समिति का गठन किस वर्ष किया गया था? तो राष्ट्रीय आय समिति का गठन पीसी महालोइस की अध्यक्षता में 1949 ईस्वी में किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि प्रच्छन्न बेरोजगारी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है। प्रच्छन्न बेरोजगारी को एक अन्य नाम से भी जाना जाता है, उसको अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि आय और उपभोक्ता में किस प्रकार का संबंध है? प्रतिलोम संबंध, आंशिक संबंध, प्रत्यक्ष संबंध और उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आय और उपभोग में प्रत्यक्ष संबंध है, यानी सीधा संबंध है। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन सा घटक जलवायु परिवर्तन का मुख्य कारण है? कौन सा घटक है जो जलवायु परिवर्तन के लिए उत्तरदायी है? ओजोन क्षरण, प्रदूषण, ग्रीन हाउस गैस और सभी। तो इसमें सभी हो जाएंगे। चलिए अगला प्रश्न है कि क्योटो प्रोटोकॉल को किस वर्ष यूएनएफसीसी के द्वारा स्वीकार किया गया था? तो क्योटो प्रोटोकॉल को जो हुआ था 1997 में इसको स्वीकार किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि सही सम्मिलित करना है प्रश्नों को सही। तो सिमलीपाल, गिर, जिम कार्बेट उत्तराखंड और सरिस्का अभयारण्य गुजरात। तो जानते हैं कि गिर गुजरात में है, सिमलीपाल उड़ीसा में है, जिम कार्बेट उत्तराखंड में है। तो इसका मिलान हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। वन रिपोर्ट 2023 के अनुसार किस राज्य में वनों का प्रतिशत सर्वाधिक है? तो अगर वन का जो प्रतिशत पूछ से तो सबसे ज़्यादा मिजोरम में है। कहाँ है? मिजोरम में है। लेकिन ऐसे वन सबसे ज़्यादा कहाँ है? तो यह मध्य प्रदेश में है। चलिए अगला प्रश्न है कि एन कोष में अधिकतम इलेक्ट्रॉनों की संख्या कितनी होती है? तो एन कोष में इलेक्ट्रॉनों की सर्वाधिक जो संख्या होती है वह 32 होती है। कितनी होती है? 32 होती है। अगला प्रश्न है कि आधुनिक आवर्त सारणी के उस समूह का नाम बताइए जिसमें ऐसे तत्व हैं जो सभी गैस हैं। समूह 10, समूह 12, समूह 14, समूह 18। तो जो समूह 18 के जो तत्व हैं वो सभी के सभी गैस हैं। चलिए अगला प्रश्न है कि ताप गतिकी यानी ऊष्मागतिकी का प्रथम जो नियम है किससे संबंधित है? तो ऊष्मागतिकी का है चार्ल्स नियम, न्यूटन के शीतलन नियम, ऊष्मा विनिमय नियम और ऊर्जा के संरक्षण नियम से। तो जो ऊष्मा थर्मोडायनामिक्स का जो प्रथम नियम है ऊर्जा संरक्षण नियम पर आधारित है, उसी से संबंधित है। अगला प्रश्न क्या कहता है कि जब अर्धचालक को गर्म किया जाता है तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो जब अर्धचालक को गर्म करते हैं तो उसके प्रतिरोध पर कम हो जाता है, बढ़ जाता है, समान बना जाता है, या अर्धचालक पर निर्भर करता है? तो यह कम हो जाता है। क्या होता है? प्रतिरोध कम हो जाता है। चलिए अगला प्रश्न है कि वर्तमान में भारत में कितने राज्य एवं संघ राज्य क्षेत्र है? तो वर्तमान में जो राज्य हैं वह 28 हैं और संघ राज्य जो क्षेत्र हैं वह 8 हैं। तो ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है कि जनसंख्या नियंत्रण एवं परिवार नियोजन संविधान के 7वीं अनुसूची के किस सूची का विषय है? तो जो जनसंख्या नियंत्रण और परिवार जो नियोजन है यह समवर्ती सूची का विषय है और समवर्ती सूची पर जो कानून होता है वह केंद्र और राज्य दोनों बना सकता है। अगला प्रश्न है कि ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो ह्वेनसांग के संबंध में कौन सा कथन गलत है? तो हर्षवर्धन के शासनकाल में ह्वेनसांग आया था, सही है। इसका भ्रमण वृत्तांत सियुकी में वर्णित है, सही है। ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य एवं शिव की प्रतिमाओं का पूजन भी किया, ये भी सही है और सभी सत्य है। तो ये आपका गलत है क्योंकि ह्वेनसांग ने बुद्ध की प्रतिमा के साथ साथ सूर्य और शिव की प्रतिमाओं का नहीं किया था। अगला प्रश्न देखते हैं कि सभी प्रमुख जैन तीर्थंकरों में
अरिष्टनेमी जो 22वें थे उनका प्रतीक चिन्ह क्या था? प्रतीक चिन्ह ऑप्शन है शंख, सर्प, सिंह और नीलकमल। तो जो अरिष्टनेमी 22वें थे उनका प्रतीक चिन्ह शंख था। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित गवर्नर जनरल में से किसने राजकोषीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता लाया? तो राजकीय कोषागार को मुर्शिदाबाद से हटाकर कलकत्ता किसने लाया? तो लाने वाला जो गवर्नर जनरल था उसका नाम था वारेन हेस्टिंगस। कौन था? वारेन हेस्टिंगस। अगला प्रश्न है कि आर्थिक सहयोग और विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? आर्थिक सहयोग एवं विकास संगठन का मुख्यालय कहाँ है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पेरिस में। कहाँ है? पेरिस में। अगला प्रश्न है कि भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा लक्ष्य की प्राप्ति हेतु किसके साथ समझौता किया है? भारतीय कंपनी क्लीन मैक्स ने 100% नवीकरणीय ऊर्जा का लक्ष्य प्राप्त हेतु किसके साथ समझौता किया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा फेसबुक के साथ। किसके साथ? फेसबुक के साथ। अगला प्रश्न है कि नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ओशनोग्राफी द्वारा किस महासागर में पहली बार जीनोम मैपिंग परियोजना शुरू की गई है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हिंद महासागर में। किसमें? हिंद महासागर में। चलिए अगला प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रही भाविना पटेल का संबंध किस खेल से है? तो यह है पैरा टेबल टेनिस खेलती है। पैरा ओलंपिक में ये टेबल टेनिस खेलती है, पैरा टेबल टेनिस। अगला प्रश्न है कि किस देश ने पहली बार पानी के अंदर स्पेस टेलीस्कोप को स्थापित किया है जो न्यूट्रिनो की खोज करेगा? जो न्यूट्रिनो को खोज करेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा रूस ने। किसने? रूस ने। अगला प्रश्न है कि पदार्थ की पांचवी अवस्था कहाँ की गई है, की खोज कहाँ की गई है जो मानव निर्मित है? तो पदार्थ की पांचवी जो अवस्था है बोस-आइंस्टीन कंडेंसेट है और चौथी प्लाज्मा है, ये हम लोग जानते हैं। और ये जो पांचवी अवस्था की खोज की गई है जो मानव निर्मित है, मानव के द्वारा बनाया गया है, वह कौन है? तो यह कहाँ किया गया है? तो इसका राइट आंसर हो जाएगा अंतर्राष्ट्रीय स्पेस स्टेशन पर। अगला प्रश्न है कि वर्ष 2023 में कुल कितने व्यक्तियों को पद्म विभूषण पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो 2023 में पद्म विभूषण जो पुरस्कार है यह 6 व्यक्तियों को मिला है और पद्म भूषण 9 व्यक्तियों को। अगला प्रश्न है कि किस देश के भूवैज्ञानिकों ने पृथ्वी पर 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है? 1.6 बिलियन वर्ष पुराने पानी की खोज की है। तो यह कहाँ के भूवैज्ञानिकों ने की है? तो यह कनाडा के भूवैज्ञानिक ने खोज की है। अगला प्रश्न है कि बिहार में होम रूल लीग की स्थापना 1916 में कहाँ की गई? तो पटना है, मुजफ्फरपुर है, चंपारण में से कोई नहीं। तो 1916 में होम रूल लीग की स्थापना पटना में की गई थी। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं दूसरे सेट को लेकर। ये अपना से बनाया हुआ सेट है। आप लोग को अगर अच्छा लग रहा हो तो लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा दोस्तों। वैकेंसी का इंतजार नहीं कीजिए, तैयारी अपना पूर्ण रखिए। वैकेंसी को जब आना होगा वो आएगा, आपका तैयारी रहेगा तो आपका रिजल्ट जरूर होगा दोस्तों। तो चलिए आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।